अभी चैप्टर नंबर 7 11 का सेल डिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, मैं हर बार बोलता हूँ आपको कि आपके टीचर ये सभी चैप्टर आपको पढ़ाते हैं, बट जब आप बुक से रीडिंग करते हो स्टेट बोर्ड में पर्टिकुलरली, तो लाइन टू लाइन जब पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता। उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए ये चैप्टर आपके लिए मैंने बनाया है। ये चैप्टर आप देखते वक्त उसको पॉज कर करके देखिए, और जैसे पैराग्राफ्स आपके बुक्स में दिए हैं उस हिसाब से आपको पढ़ना है इसको, ताकि आपको लाइन टू लाइन क्या दिया है इसमें वो समझ सके। साथ में इसमें जो जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें क्या डिस्क्राइब किया है वो आपको समझ सके। तो चलो देखते हैं, कुछ चीज़ें रिकॉल करना है। हाउ डू योर वाउंड सील। वाउंड मीन्स क्या है? जख्म। तो आपकी जख्म कैसे सील होती है? तो यही है, सेल जो वहाँ पे रहते हैं उसका डिवीजन होके वो जगह जितनी जख्म हुई हैं वो सील कर देता है। उसके बाद में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ द नॉन लिविंग मटेरियल एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी देखो, नॉन लिविंग मटेरियल में जो ग्रोथ होती है वो जनरली एक्सटर्नली जो सब्सटेंसेस उसके ऊपर पड़ते हैं। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, है ना, कि सैंड मॉल्स हो गया या इसकी ग्रोथ होती है तो वो डिपोजिशन ऑफ मटेरियल रहता है। बट द लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? एक्चुअली इंटरनल ग्रोथ होती है, और वही होती है सेल डिवीजन के थ्रू। सेल का एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार सेल बनते हैं। जब तक वो ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर ऑर्गन या रिक्वायर्ड वॉल्यूम नहीं बनता तब तक उसकी ग्रोथ होती रहती है। तो अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, लाइफ ऑफ एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट विद अ सिंगल सेल। अभी ये सिंगल सेल कौन सा होता है कि फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गमीट का होने के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ झाइगोट, राइट। और ये झाइगोट बनने के बाद उसकी ग्रोथ होते जाती है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। और ये ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से। सो सेल डिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी के हिसाब से भी, बेसिक समझने के हिसाब से, और एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सेल डिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपने सेल थियरी में पढ़ा था कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहला सेल है उससे ही नया सेल बनता है। तो जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं सेल्स, उसी से नए सेल बनते हैं। ये सेल थ्योरी में बताया गया था। अब ये सेल साइकिल क्या होती है हम देखेंगे। इट इज अ सीक्वेंशियल इवेंट्स occurring in the life of cell, it is called as cell cycle. सीक्वेंशियल इवेंट्स मीन्स एकदम से एक सेल के दो साइकिल होते हैं क्या? वो सेल की लाइफ खत्म हो जाती है क्या? नहीं। सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें ग्रोथ होती है, चेंजेस आते रहते हैं, उसमें साइज बढ़ती है और बाद में उसका सेल डिवीजन होता है। ये है सेल साइकिल। देयर आर टू फेजेस ऑफ सेल साइकिल। एक है आई फेज दैट इज इंटरफेज, और दूसरी है एम फेज, राइट। तो इंटरफेज में क्या होता है? सेल में ग्रोथ होती है सेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और एम फेज में क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है। तो इंटरफेज में अलग अलग फेजेस भी होते हैं, राइट। तो इंटरफेज में इंटरफेस किसको बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इंटरफेस चालू हुआ है यहाँ पे, तो इंटरफेस किसको बोला जाता है? इट इज द स्टेजेस बिटवीन द टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। एक सेल डिवीजन होने के बाद अगला सेल डिवीजन होने तक जो भी टाइम है उसको इंटरफेस का टाइम माना जाता है। इसको जनरेशन टाइम भी बोला जाता है। एक जनरेशन जब से एक सेल से दूसरा सेल डिवाइड हुआ, तो वो डिवीजन होने के बाद उसकी लाइफ स्टार्ट हुई, और उसका नेक्स्ट डिवीजन होने तक जो भी इंटरवल है उसको इंटरफेज बोला जाता है, और ये लॉन्गेस्ट फेज होती है। और इस फेज में सेल खुद को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। द इंटरफेज इज विजिबल इनटू थ्री सब फेजेस। इंटरफेज में तीन फेजेस और होते हैं, दैट इज G1 फेज, S phase that is synthetic phase, and G2 phase that is growth phase 2, right। अभी G1 phase को also फर्स्ट गैप पीरियड भी बोला जाता है, या फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोला जाता है। अभी इसको फर्स्ट गैप फेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक माइटोटिक डिवीजन के बाद जो गैप है उसमें तीन फेजेस है, G1, S फेज एंड G2 फेज। तो ये फर्स्ट गैप हो गई
माइटोसिस के पहले से। और इसमें क्या होता है, सेल में ग्रोथ भी होती है, तो इसको फर्स्ट ग्रोथ सेल भी बोला जाता है। ये स्टेज जो है, जीवन फेज जो है, ये सेल डिवीजन होने के जस्ट बाद होती है, तो इसे पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोला जाता है, क्योंकि ये जस्ट स्टार्ट होती है माइटोसिस होने के बाद। तो इसमें जीवन फेज में सेल कौन से फंक्शंस करता है। सो सेल आरएनए सिंथेसिस करता है, जैसे एमआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया। इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत है प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है और सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन ड्यूरिंग दिस फेज। तो मेम्ब्रेन की सिंथेसिस भी होती है, क्योंकि सेल की साइज जैसे जैसे ग्रो होंगी तो नया मेम्ब्रेन लगेगा ऐड होने के लिए वहाँ पे, इसीलिए ये फेज में सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन भी होती है। अभी नेक्स्ट फेज है, सेकेंड फेज इंटरफेज में की, वो है एस फेज। इट इज द सिंथेटिक फेज इन विच डीएनए इज सिंथेसाइज्ड और रिप्लिकेटेड। इसमें क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है या फिर रिप्लिकेशन होता है। तो इसमें जब डीएनए जब माइटोसिस होने के बाद उसमें क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है डीएनए, और उसमें एक क्रोमोसोम का एक ही क्रोमेटिन रहता है। अभी इस फेज में क्या होगा, ये डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। डीएनए क्या होता है, डबल होता है अमाउंट, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो उतने ही रहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। एक सेंट्रोमियर है बीच में, उस पे पहले G1 फेज में क्या रहता है, एक ही क्रोमेटिन रहता है। अभी सिंथेटिक फेज में डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, डबल दूसरा उस पर क्रोमेटिन फॉर्म होगा, इसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। और इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन भी है डीएनए पैकेजिंग के लिए जो लगते हैं, वो भी इसमें सिंथेसाइज होते हैं। तो G1 और एस फेज आपको समझ में आ गया। अभी G2 फेज है, इसको सेकंड ग्रोथ फेज या सेकंड गैप फेज भी बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि सेलुलर कंटेंट जो है, डीएनए का कंटेंट है वो बढ़ गया है, तो न्यूक्लियस का भी वॉल्यूम बढ़ता है इसमें। और ये फेज के बाद तुरंत क्या होता है कि माइटोसिस होता है। इसलिए जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज ग्रो होता है, सेल का साइज ग्रो होता है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ग्रो हो सकेगा। उसके बाद में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है सेल में होती है, वो न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाता। इसीलिए सेल का डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यू डॉटर सेल, अभी जो प्रोकैरियोट्स है उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन बोले तो रिप्रोडक्शन भी होता है, एक सेल से दो सेल। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करके उसको देखा जाता है, राइट। अभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, उसमें सेल की जब ग्रोथ होती है तो जैसे एक ऑर्गन बनता है, तो उसमें पर्टिकुलर लेवल, जैसा बच्चा जो है पहले छोटा रहता है, सेल का डिवीजन होगा, ग्रोथ होंगी, तो वो बच्चा बड़ा 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 होता जाएगा। तो इसीलिए सेल का डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है सेल डिवीजन होने के लिए। तो ये प्रिपरेटरी फेज है माइटोसिस की। इसमें माइटोसिस के लिए लगने वाले जो प्रोटीन्स है सभी का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में आरएनए का सिंथेसिस भी होता है, जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन है ना। बाद में जो माइटोसिस में पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स जो रहते हैं, है ना, तो वो भी उनका सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन होता है, और वो पेयर में पेयर बना लेता है, वहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग पेयर भी बोलते हैं, राइट। अभी इसके बाद में आप देखो कि सेल साइकिल और उसमें कौन से फेजेस है। अभी देखो यहाँ पे दो डॉटर सेल बन गए हैं, पहले जो एग्जिस्टिंग सेल था उसमें से दो डॉटर सेल बने हुए हैं। उसमें से एक अगर सेल देखे ये, तो देखो यहाँ पे ये इंटरफेज है, यहाँ से लेके आप देखो एम फेज तक इंटरफेज है पूरी। इसमें G1 फेज है। Total time required for G1 phase is generally 8 hours or more. ये लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल में की। उसके बाद में सेकंड फेज है एस फेज, जो 6 to 8 आवर्स के लिए रहती है।
अभी देखो इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सॉरी डबल स्टैंडर्ड ही डीएनए रहता है, बट एक ही क्रोमेटिन रहता है, उसका सिंथेसिस होके रिप्लिकेशन होके डबल बनता है। और ये थर्ड स्टेज है G2 फेज, जो 2 to 5 आवर्स के लिए रहती है। इसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, जो कि यहाँ माइटोसिस में काम में आने वाले प्रोटीन है। उसके बाद में एम फेज जो है, जो इंटरफेज है, ये टोटल जो सेल साइकिल है उसके नियर अबाउट 95% का रहता है। वही जो माइटोसिस है वो 1 to 3 आवर्स के लिए रहता है और ओनली 5% टाइम कंज्यूम करता है ये। माइटोसिस में दो फेजेस है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस में सेल्स का डिवीजन होता है। तो इसमें माइटोकाइनेसिस में फिर से 4 फेजेस होती है, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में स्टार्ट होके टीलोफेज में यहाँ एंड हो जाती है। ये प्रोफेज सबसे बड़ी होती है और एनाफेज सबसे शॉर्ट होती है। तो उसके बाद में एम फेज और द पीरियड ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। इसके पहले थोड़ा सा देखते हैं, माइटोसिस के पहले यहाँ पे बोला गया है सम सेल डू नॉट हैव गैप फेज in their cell cycle, whereas some cells spend maximum part of their life in the gap phase. Search for such cells. Some cells are said to be in their G0 phase. What is G0 phase? अभी मैं आपको बताता हूँ कि G0 phase क्या होती है। अभी सेल्स समझो 9 सेल्स है ह्यूमंस की। जब बच्चा का बर्थ होता है तब से 12 साल की ग्रोथ तक उसमें 9 सेल का क्या होता है, डिवीजन होते रहता है। बट जैसे ही 12 साल का हो गया तकरीबन, उसकी मैच्योरिटी आ गई ब्रेन के सेल्स की, उसके बाद में ब्रेन के सेल्स का डिवीजन स्टॉप हो जाता है, तब वो G0 फेज में चला जाता है। समझ में आया आपको? उसके बाद में प्लांट सेल्स है, उसमें दो टाइप का ये रहता है, एक तो परमानेंट G0 फेज में चला जाता है या तो फिर टेम्पररी में। परमानेंट फेज में चला गया तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स बनते हैं और टेम्पररी गया तो पैरेनकाइमा सेल्स बनते हैं। और पैरेनकाइमा सेल्स फिर से G1 फेज में आ सकते हैं। तो इस टाइप से G0 फेज बोले तो रेस्टिंग फेज बोला गया है। अगर कोई क्या बोलते हैं बॉडी का पार्ट है ना, वहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ हो गई है, उस टाइम पे वहाँ सेल्स के डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उस टाइम के लिए वो सेल जो है वो G0 फेज में चले जाते हैं। अभी G0 फेज में चले गए तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है कि नहीं है, ये मेन चीज है। वहाँ पे सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, उसमें नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता, सिर्फ G1 से S फेज में वो सेल एंटर नहीं करता है। तो सिंथेटिक फेज में अगर सेल जाता है तो डीएनए का डुप्लीकेशन होके उसका माइटोसिस होना कंपलसरी हो जाता है। तो G1 फेज में ही रहना बोले तो G0 फेज भी बोला जाता है। जब एक आधा ऑर्गन हो गया, उसका सेल्स डैमेज हो गया, उस टाइम पे वहां पे फिर G0 से फिर से वो सेल साइकिल में एंटर होके वहां पे डुप्लीकेशन चालू कर सकता है इसे। अभी देखो एम स्टैंड्स फॉर क्या है, तो एम फेज क्या है, इट इज अ पीरियड ऑफ डिवीजन है। और इसमें एम फेज में दो चीजें होती है, एक तो माइटोसिस होता और मियोसिस होता। अभी नॉर्मल बॉडी सेल्स है उसमें माइटोसिस होता है, दैट इज अ सोमेटिक सेल डिवीजन। और ये मियोसिस 6 सेल्स में होता है, दैट इज अ गेमेटिक सेल्स में, गेमेटिक सेल्स में ये मियोसिस होता है। अभी एम फेज जो है उसमें दो फिर से फेजेस है, दैट इज अ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस टू डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है और साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इनटू द टू डॉटर सेल्स। इसमें दो डॉटर सेल्स बनते हैं। अभी इसके बाद में पॉइंट है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेल डिविजन्स। 3 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। फर्स्ट है अमाइटोसिस, और इसको डायरेक्ट डिवीजन भी बोला जाता है।
सेकंड है माइटोसिस और इसको इनडायरेक्ट डिवीजन भी बोला जाता है। एंड थर्ड वन इज मियोसिस, इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। अभी माइटोसिस जो है वो हैप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड सेल में दोनों में हो सकता है, बट मियोसिस कैन बी परफॉर्म इन द डिप्लॉइड सेल, क्योंकि मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। इसमें जब डिप्लॉइड सेल्स रहेंगे तो 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, ये ध्यान में रखिए। अभी हैप्लॉइड सेल्स क्यों बनते हैं? जैसे हनी बीज में देखा है कि सभी हनी बीज जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, और जिसको वर्कर हनी बीज भी बोला जाता है उनको क्या बोलते हैं? ड्रोन्स। उसमें अगर सेल जो है, सॉरी एग जो है, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, उस टाइम पे हैप्लॉइड मेल्स बनते हैं इसमें। और इसी तरह से जो मार्केंशिया है उसमें हैप्लॉइड जो है स्पोर्स बनते हैं और गेमेटोफाइट्स बनते हैं, ये माइटोसिस से होता है। अभी अमाइटोसिस के बारे में और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। अब अमाइटोसिस में क्या है कि न्यूक्लियस जो है इलोंगेट होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर्स समवेयर इन द लेंथ, एंड उसके बाद में वो डिवीजन हो जाता है न्यूक्लियस इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। सीधा सीधा न्यूक्लियस का 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवीजन हो जाता है, उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होके 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। जनरली ये जो अमाइटोसिस जो होता है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है, या तो फिर एबनॉर्मल सेल्स में होता है, या फिर जो ओल्ड सेल है उनमें होता है। तो इस टाइप से होता है अमाइटोसिस। अभी इंटरनेट माय फ्रेंड में आपको क्या सर्च करने को बोला है? कैरियोग्राम और कैरियोटाइप। तो किस सेल में कितने क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का नंबर क्या है, इसको फाइंड करना बोले तो क्या बोलते, इसको क्या कहते हैं? कैरियोग्राम बोलते हो या कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं माइटोसिस, द एक्चुअल सेल डिवीजन। अभी माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक सेल में जितने क्रोमोसोम नंबर रहते हैं, डॉटर न्यूक्लियाइज में उतने ही सेम डिवाइड होते हैं। तो माइटोसिस में मदर सेल के जैसे ही 2 डॉटर सेल बनते हैं, विच आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। इसमें 2 स्टेप होती है, इसके पहले भी देखा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अभी कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन। ये सब डिवाइड इनटू 4 फाइनल स्टेजेस, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये सब डिवाइडेड कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो यही 4 फेजेस के थ्रू एक्चुअल माइटोसिस की प्रोसेस होती है। अभी फर्स्ट जो फेज है इसमें, दैट इज अ प्रोफेज। अभी ये फेज में शुरुआत में क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिड फाइबर्स है इनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और क्रोमैटिन ये जो सेंट्रोमेर्स है उनका पहले से ही डुप्लीकेशन हो जाता है G2 फेज में, है ना, या S फेज में। तो ये सेंट्रोमेर्स क्या करते हैं, इसमें सेंट्रीओल्स रहते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रीओल्स। इसमें एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाता है ना। और धीरे धीरे ये अर्ली प्रो फेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना चालू हो जाता है। इस फेज में न्यूक्लियोलस जो है वो भी दिखता है, लेकिन उसका भी डिसअपियरेंस चालू हो जाता है। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? इट इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स इसमें प्रिपेयर होते हैं। अभी ये अर्ली प्रो फेज में सेंट्रोल डुप्लीकेटेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है अभी यहाँ पे है वैसे ही, बट इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, और क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस होना चालू हो जाते हैं। अभी लेट प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर, मोस्टली ये खत्म होते होते पूरी डिसअपियर हो जाएंगे। उसके बाद में क्रोमोसोम्स जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखते थे, अभी ये कैसे दिखेंगे, नॉर्मल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में दिखेंगे। अभी यहाँ पे अर्ली प्रोफेज में देखा था कि ये जो
क्रोमेटिन है वो ऐसे ही न्यूक्लियस में फैले हैं, तो ये बॉल ऑफ वूल की तरह दिखता है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? स्परेम स्टेज बोलते हैं। ये आपके बुक में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये आपको। तो ये लेट प्रोफेज या प्रोफेज के एंडिंग में क्या हो जाता है? क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं। अब इसके बाद में सेकंड फेज आती है। चलो यहाँ पे और दिया है। तो अगर लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सिस्टर क्रोमेटिन यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं और सेंट्रोमियर भी यहाँ पे दिखाई देता है। और न्यूक्लियस का डिसअपीयरेंस होगा, ये मैंने बताई है। तो सेंट्रोसोम्स है वो इंटरफेज में डुप्लीकेटेड हो जाते हैं, वो उनका मूवमेंट हो जाता है अपोजिट पोल के तरफ। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मूवमेंट आपको दिखाएंगा सेंट्रोसोम्स का। ये अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं और ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, जो बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्रोमैटिड्स को या क्रोमोसोम्स को अटैच होते हैं। तो चलो अभी सेकेंड फेज है मेटाफेज। जो कंडेंस क्रोमोसोम्स है ना, वो बहुत ही शॉर्ट अपीयर होते हैं इस फेज में। देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको। और ये जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, यहाँ पे सेंटर में इस फेज में, है ना। उसके बाद में वो जो प्लेट तैयार करते हैं इक्वेटर पे जो जमा हो जाते हैं, उसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। अभी इसमें जो है सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड इनटू टू, ईच बीइंग एसोसिएट विद द क्रोमैटिड, है ना। तो ये सेंट्रोमियर जो है वो जो बीच में रहता है इसके, वो टू में डिवाइड हो जाता है और वो जो एक टाइप का जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको क्रोमैटिड बोलते हैं, और दूसरे साइड का जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको भी क्रोमैटिड, वो दोनों में चला जाता है एक एक सेंट्रोमियर, है ना। तो ये जो इस फेज में मेटाफेजिक प्लेट तैयार होके ये सब जो क्रोमोसोम्स है जितने भी पेयर्स होंगे वो सेंटर पे जमा हो जाते हैं। इसके बाद आगे की फेज में क्या होने वाला है कि ये जो क्रोमैटिड्स है उसको स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच हो जाते हैं, है ना। और ये जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं उसको डॉटर क्रोमोसोम्स बोला जाता है। जो सिंथेटिक पेज में एस फेज में ये जो पहले एक ही क्रोमैटिड था उसके ऊपर ये दूसरा क्रोमैटिन बन गया, तो इसी फेज के लिए बनता है कि जब डिवीजन हो दोनों सेल में एक एक क्रोमैटिन जो है वो ट्रांसफर हो सके। अभी इस फेज में क्या होगा? मेटा फेज में तो ये होगा। अब इस फेज में एना फेज में क्या होगा कि वो जो क्रोमोसोम सेंटर पे थे उसमें से एक एक क्रोमैटिड दोनों पोल की तरफ खींचा जाएगा। समझ में आएगा? पुल्ड अवे इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द पोल्स। और जब ये पोल्स की तरफ खींचते हैं तो पोल्स के पास जब भी आते हैं तब ये बनाना का जो बंच रहता है ना, उसके जैसा दिखता है ये। और जब ये क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे दोनों, इट इज मार्क एज अ एंड ऑफ एनाफेज। यहाँ पे एनाफेज खत्म हो जाती है। उसके बाद में आखिरी फेज है टीलोफेज। टीलोज मीन्स व्हाट? 8। दैट इज द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन की फाइनल स्टेज बोला जाता है। और यहाँ पे टीलोफेज में क्या हो गया देखो कि जो कंडेंस क्रोमोसोम्स थे फिर से खुलने लगे। दैट इज अ डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट। क्यों होता है डीकंडेंसेशन? उसके बाद में यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। डीकंडेंसेशन होने के बाद जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं न्यूक्लियस के लिए या सेल के लिए, उसको सिंथेसिस करने वाले एमआरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है ना। तो इसीलिए डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे जो क्रोमोसोम को अटैच किया है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं वो, और इसी तरह से ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। अभी ये माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस था उसकी वो अभी कंप्लीट हुआ है, बट सेल का कंप्लीट डिवीजन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। उसका डिवीजन होने के लिए नेक्स्ट स्टेज है साइटोकाइनेसिस, राइट। तो साइटोकाइनेसिस हम अभी देखेंगे।
उसके पहले ये थोड़ा जानना है कि जो क्रोमोसोम्स है अलग अलग अपने अपोजिट पोल्स पे जाते हैं, तो वो कैसे जाते हैं? तो जो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को अटैच होते हैं वो उनको उधर खींचते हैं, उसका डिसइंटीग्रेशन होते जाता है और दो क्रोमेटिड जो रहते हैं, एक जो क्रोमोसोम है उसका जो डिवीजन होके उसके बीच में इलोंगेशन फाइबर्स बनते हैं। दैट इलोंगेशन फाइबर जो है वो उनको अपोजिट पोल्स की तरफ भेजते हैं। तो पोलर फाइबर्स जो है वो इलोंगेट होके उनको ढकेलते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। तो इसमें इतना ही दिया है। अभी ये साइटोकाइनेसिस जो है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। So cytokinesis means क्या? It is a division of cytoplasm into two daughter cells is called as cytokinesis. The division start with the constriction, right? तो अभी इसमें दो टाइप के है, एनिमल में कैसा होता है और प्लांट में कैसा होता है, मैकेनिज्म अलग अलग होता है। तो एनिमल सेल्स में यहाँ पे फरो फॉर्मेशन होता है और प्लांट सेल में प्लेट सेल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये आप देख रहे हैं पोर्शन, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वहाँ पे फोर्स अप्लाई करके यहाँ पे फरो बनाते हैं और वो फरो क्या है, बाहर से अंदर तक जाती है, इधर से और इधर से दोनों साइड से वो अंदर तक जाके इनको डिवाइड कर रहे हैं। ये नॉच फॉर्म करते हैं बीच में, यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉच फॉर्म होके ये दोनों सेल्स फिर डिवाइड हो जाते हैं। इन केस ऑफ प्लांट सेल इट इज समवॉट डिफरेंट। अभी ये प्लांट सेल में कैसा होता है मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे एनिमल सेल में देखा आपने कि यहाँ पे नॉच फॉर्म हुई, ये नॉच डीप होती जाती और टाइट होते जाता वहाँ का जो साइटोप्लाज्म है और डॉटर न्यूक्लियाई बनती है। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होगा, यहाँ पे जो है ये गोल्जी वेसिकल्स का डिपोजिशन होता है और इन गोल्जी वेसिकल्स पे कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट ये सीमेंटिंग मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट होता है उसके बाद में और उसको रिजिड बना देता है और फाइनली जो न्यू सेल वॉल फॉर्म होती है और फिर ये डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे भी नॉन फ्लेक्सिबल सेल वॉल का बताया गया है और फरो ये एनिमल सेल के लिए है। Formation of new cell wall begins with the formation of simple precursor, that is cell plate that represents the middle lamella, right? जो middle lamella जो जिसको divide करती है दो सेल के बीच में जो ये wall रहती है उसको middle lamella बोलते हैं। तो ऐसा ही दिया गया है। अभी माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। माइटोसिस क्या है? इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन। अभी क्रोमोसोम नंबर जो है इसमें मेंटेन किए जाते हैं, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। माइटोसिस किस में होता है? नॉर्मल बॉडी सेल में होता है, इट इज नॉट इन द गैमेटिक सेल। तो माइटोसिस में एक सेल के जैसा ही दूसरा सेल बनाना पड़ता है। तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल के जैसे मेंटेन करता है, कांस्टेंट मेंटेन करता है डॉटर सेल में। और इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बिटवीन द डॉटर सेल्स बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। मीन्स क्वालिटी वाइज भी डॉटर सेल्स सेम होंगे और क्वांटिटी वाइज भी डॉटर सेल्स सेम होंगे, दोनों इसमें इक्वल क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें जो हेरिडिटरी मटेरियल है डीएनए वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड ये जो है माइटोसिस, it helps in growth and development of the organism, right? तो माइटोसिस में क्या हो रहा है, ये सब चीजें हो रही, यही सिग्निफिकेंस है। इसके लिए क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस आप अच्छे से याद कर लीजिए। अभी it also helps in asexual reproduction of the organism and vegetative propagation of the plant। तो माइटोसिस कैसा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या असेक्सुअल प्लांट्स हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स क्या है, जो प्लांट्स के पार्ट वगैरह अपने को काट के हम लगाते हैं उस टाइम पे भी माइटोसिस में सेल डिवीजन होने के कारण वहाँ पे सेल्स की कमी नहीं होती और नॉर्मल सेल्स वो ग्रो कर सकता है। उसको अपन टोटिपोटेंसी भी बोलते हैं प्लांट की।
तो जो प्रोसेस है ये माइटोसिस की, उसके वजह से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो भी मेंटेन होता है। वो इसलिए आवश्यक होता है कि जब भी सेल और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशो प्रॉपरली मेंटेन रहेगा तो उसका फंक्शन एकदम प्रॉपर होगा। अदरवाइज क्या होगा, न्यूक्लियस छोटा है और सेल का वॉल्यूम अगर बढ़ते गया तो उसमें जो कंटेंट है वो मैनेज करना न्यूक्लियस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो जेनेटिक मेकअप रहता है कोई भी सेल का या ऑर्गेनिज्म का, वो मेंटेन करने में बहुत हेल्प हो जाती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है माइटोसिस में, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं रहते हैं। यहाँ पे जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं जेनेटिक कॉम्बिनेशंस? वो होते हैं मियोसिस में। तो अभी बताइए कि व्हाट इज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या होता है वो अब हमने देखा, इंटरफेज और एम फेज रहती है उसमें, which processes occurring during the interphase। तो G1S और G2 फेज होती है। उसमें G1 में नॉर्मल ग्रोथ होती है, ये मैं अभी बताऊंगा नहीं, बहुत टाइम हो गया है पहले। which are the steps of mitosis। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ऐसे माइटोसिस के फेजेस है। अभी हाउ द लाइफ स्पैन ऑफ द सेल इज डिसाइडेड, ये इंटरनेट पे आपको ये करना है, फाइंड आउट करना है। ये इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा आपको अभी। डेथ ऑफ द सेल और एपोप्टोसिस किसको बोलते हैं ये थोड़ा देखते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि सेल की डेथ होना तो बहुत ही बैड है, बट किस कुछ केसेस के लिए ये तो ठीक है। बट इन केस ऑफ अगर इंजरी होती है तब सेल की डेथ होती है ना। उसी को क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। अभी कुछ केसेस में बॉडी सेल्स डाई होते हैं, बट वो रैंडमली डाई होते हैं, ऐसे अचानक सब ये अचानक से डाई हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो केयरफुली कंट्रोल वे में उसकी डेथ होती है। अभी एग्जांपल लो कि जब छोटे बच्चों की ग्रोथ होती है, जैसे एम्ब्रियो से बच्चों की बॉडी फॉर्म होती है, तो तब क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सेल्स जो है एम्ब्रियोनिक फिंगर जो है, उसमें जब फिंगर्स बनते हैं तो क्या होता है कि अपने हाथ है उस वो ऐसे ग्रो होते जाएंगे तो कैसे होगा, तो उसका जो प्रॉपर शेप है, जैसे जेनेटिक मेकअप है, वो बनाने के लिए वहाँ पे एपोप्टोसिस होता है, विच इज अ प्रोग्राम सेल डेथ बोला जाता है उसको, जो कि नॉर्मल बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो होने में मदद करता है। उसमें जो एक्स्ट्रा सेल जो बनती है उसमें क्या हो जाता है, सेलुलर सुसाइड हो जाता है, वो दैट इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। अभी एपोप्टोसिस किसको बोलते हैं, इट इन्वॉल्व्स द सेल डेथ बट इट इज बेनिफिट्स द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। ये एपोप्टोसिस जो है, इससे ऑर्गेनिज्म को फायदा ही होता है। और इससे एक चीज और होती है, प्रोग्राम सेल डेथ हो जाए, अगर कोई कैंसरस सेल्स अगर बॉडी में है तो उनका भी रिमूवल जो है ये एपोप्टोसिस के थ्रू हो जाता है। अभी हमने सेल साइकिल और माइटोसिस देखा है ये वीडियो में। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मियोसिस देखेंगे, वो भी एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। आप इसको पहले कवर कर लीजिए, सेल साइकिल और माइटोसिस को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मियोसिस के लिए देखिए इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।